हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत मस्त हैं। एंड आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने वाले। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ अभी स्टार्ट किया है इन्होंने पढ़ना, और 2023 में जो लोग आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो उन लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के चल रहा था कि क्या मैम हम अभी भी प्रिपरेशन करेंगे तो क्या 2023 में जो जेई का एग्ज़ाम है वो देकर सक्सेस हो पाएगी हमारी या नहीं, या जो बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं तो किस तरीके से 2023 में पेपर देना है अपने को। तो एक साल, अब मैं बात करूँगी कि पूरा एक साल भी अपने पास नहीं है कि पूरा 1 ईयर का टाइम अपने पास हो, क्योंकि अप्रॉक्स हम लोग आइडिया लगा करके चलें तो फरवरी लास्ट या मार्च के अंदर हम लोग जेई मेन का एग्ज़ाम जो है एक्सपेक्ट करके चलेंगे, राइट? इतनी बात समझ में आई। सो अप्रॉक्स हम लोग बात करें 8 to 9 मंथ्स, मतलब हम 9 मंथ स्ट्रेटेजी एक बार को फॉलो करेंगे कि कैसे आप लोग को 9 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए कि किस टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना है, क्या क्या चीज़ अपने को बात करनी है। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो ओके, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अपने पास टाइम कितना है। अप्रॉक्स मैंने लिखा 8 to 9 मंथ्स, है ना। अब जो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी 12th में आकर के जेई की स्टार्ट की पढ़ाई, मतलब उन्होंने 11th को नहीं अभी तक पढ़ा जेई के अकॉर्डिंग, तो उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो, सबसे पहले 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, 12th सिलेबस, ठीक है, और उसके बाद 11th के सिलेबस पे फोकस करना है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी, कि 11th का सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा 11th का सिलेबस डिटेल में पढ़ें। तो 11th का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को इस 12th के सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखो, आपका टिल मैं बात करूं जनवरी तक हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12th प्लस 11th। उसके बाद हमारे पास फरवरी का 1 महीना बचेगा और प्लस मार्च, है ना, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। जनवरी का मतलब है कि 31 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट, पहले 12th का सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एटलीस्ट अभी भी स्टार्ट करोगे तो देखो क्या चल रहा है आपका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 4 मंथ्स में अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लो। ये बिल्कुल कसम खा लो कि हमें करना है तो करना है। अकॉर्डिंगली डिवाइड करो चैप्टर्स को, है ना, 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनको अकॉर्डिंगली डिवाइड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। जो लोग ड्रॉपर हैं उनको तो वैसे ही आसान हो गया है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए उतना बड़ा टास्क नहीं होगा, राइट? उन्होंने पहले एक बार तो पढ़ा ही हुआ है, उनके लिए उतना बड़ा टास्क नहीं होगा। तो आप और स्पीड में रिवाइज करेंगे, और जब आप ये सारे चैप्टर्स यहाँ तक रिवाइज करेंगे 12th के, उसके साथ साथ अपना सिलेबस वाइज, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट जो है आप देते रहोगे, जिससे आपको नॉलेज होती रहे कि कहाँ पर आपकी क्या गलतियाँ चल रही हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट अपने को देने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देने अभी, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तो उतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सारी बातें कंप्लीट कर पाओगे। 12th का सिलेबस अपने को टिल नवंबर तक कंप्लीट करके रख देना है। देन दिसंबर, जनवरी, 2 मंथ्स अपने पास होंगे, उसमें आपको कंप्लीट करना है 11th का सिलेबस। अगेन जो ड्रॉपर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका बोर्ड्स का एग्जाम नहीं होना। लेकिन जो बच्चे 12th में हैं और जिन्होंने 2023 में पेपर देना है, उनका बोर्ड भी आ जाएगा। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे, टिल नवंबर अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो एक रिलैक्सेशन आपके दिमाग में होगा कि एटलीस्ट हमें सारे टॉपिक्स आते हैं। क्योंकि मैं स्पेसिफिक मैथ्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम लोग यहाँ कवर कर लेते हैं 12th के, एक आध छोटे मोटे टॉपिक रह जाते होंगे। तो उसके बाद क्या करना है, जब आप 11th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा दिमाग में लेकर के बैठ जाना, जो बच्चे 12th में हैं। नवंबर के बाद, नवंबर तक अपने को 12th की पूरी जे की तैयारी अच्छे से करनी है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आराम से 8 to 10 आवर्स मिनिमम, मतलब ऐसा है कि इतना अपने को पढ़ना ही है, सेल्फ स्टडी,
इंक्लूडेड योर कोचिंग, जो भी आप अपनी कोचिंग करते हैं, तभी आप अपना सिलेबस जो अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर पाएंगे। और ज़्यादा इस टाइम पे परेशान नहीं होना, कैसे कि मैंने इन सर का भी मटेरियल ले लिया, इन सर का भी मटेरियल ले लिया, वहाँ से मेरा दोस्त कुछ कर रहा था वो भी मैंने पिकअप कर लिया। सॉर्टेड रखना है अपना सिस्टम। 1 या 2 रेफरेंस यूज़ करने हैं, जो भी आपको लगता है, जो भी आपके टीचर ने बताया है। मल्टीपल रेफरेंस, मल्टीपल बुक्स से नहीं पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो और अपने आप से कहो कि कौन सी अच्छी है, अपने जो भी आपके गाइड करने वाले हैं उनसे सजेशंस लो कि कौन सा सही है, सो दैट यू कैन फॉलो दोज बुक्स, दोज नोट्स। पहली बात, ठीक है। साथ के साथ अपने को इतनी स्टडी करनी पड़ेगी, टिल नवंबर तक अपने को 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है। दिमाग में ये बात आ गई? उसके बाद अपने को 11th का सिलेबस स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इस तरीके से अब मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि 12th के सिलेबस के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है, कहाँ तक? नवंबर तक। इतने डेज हैं, ऐसे काउंट करना है, पर डे का मैंने आपको बता दिया। अब इंडिविजुअल आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करोगे कि मुझे कितने आवर्स मॉर्निंग में, कितने आवर्स इवनिंग में। भाई किसी की स्लीप साइकिल दिन की होती है, किसी की रात की होती है, तो यू विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड 11th यहाँ पर 11th का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे, साथ के साथ NCERT को फोकस करेंगे, क्योंकि NCERT आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, बट एक बार उसको रिवाइज करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है पेपर में, है ना। क्योंकि बोर्ड्स में आप नहीं अच्छे से लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसके साथ हम लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। अब ये मत कहना कि हमने 11th का सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं किया। 11th का सिलेबस जितना कंप्लीट होता जा रहा है, आपको उतने को ही अटेम्प्ट करते हुए मॉक टेस्ट देने हैं। तो चाहे आप क्या करो, एक अपने को कहो कि 31 दिसंबर के बाद, यहाँ से 1 मंथ मिलेगा इतना ट्रेवल करने में, 1 मंथ के बाद 1 जनवरी से आप मॉक टेस्ट दोगे। और ऐसा नहीं कि 15 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दिया, भाई वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट, मतलब मैं मंथ वाइज बात करूं तो 8, क्योंकि हर मॉक टेस्ट के बाद आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि कितना मैंने अपने आप का जो पढ़ा था वो 100% दिया है, कितना नहीं दिया। एनालिसिस करके खुद का बाद में आपको उस चीज़ को कंप्लीट अच्छे से करना है। तो इसी बीच में आपका रिवीजन भी चलेगा, इसी बीच में आपका रिवीजन भी चलेगा। और कोई भी टॉपिक हो गया आप रिवाइज नहीं करोगे ना, वो आफ्टर फ्यू डेज वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो जब आप मॉक टेस्ट देते रहते हो तो मल्टीपल मतलब सब्जेक्ट टॉपिक्स से अपने क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो अपने आप ही अपने को क्लियर होता चलता है कि ओके इस टॉपिक पर अपनी पकड़ कम है, इस टॉपिक पर पकड़ अच्छी है, तो इसको रख लेते हैं, जिस पर पकड़ कम है उसको फटाफट से क्लियर करते हैं। क्योंकि अपना हम लोग मान करके चलते हैं कि मार्च 1st वीक में अपना पेपर होगा, तो उससे पहले अपने पास 12th का सिलेबस, फिर 11th का सिलेबस। अच्छा, अब बात करूं मैं 11th के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना हर एक पॉइंट, हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है, और मुझे लगता है आधे बच्चों को पता होता है कि यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि अभी सारा पढ़ेंगे तो अपने पास 11 जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आप पूरे पढ़ोगे, लेकिन बाद के बिल्कुल भी नहीं टच कर पाओगे। और मेंस में कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोग को फॉर्मूला सिर्फ पता है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है कि किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल जो है बनाना है। 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद 11th प्लस NCERT को फोकस करते हुए मॉक टेस्ट अपने स्टार्ट करने हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग को बहुत फियर होता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम टेबल जो है सेट करना है। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।